तो दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, तो इस चैप्टर के लास्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपने बचे हुए मेथड्स किसके कि मिक्सचर के कंपोनेंट्स को आप कैसे सेपरेट करेंगे, और आखिर में जाते जाते हम पढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बीच में डिफरेंस। तो आगे चलते हैं। 3 मेथड हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन हिंदी में जिसको बोलते हैं आसवन, मीन्स वेपर्स बनाना। तो ऐसे लिक्विड्स जो आपस में मिक्स हो जाते हैं, जो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं, उनको अलग करते हैं। यानी कि मान लिया 2 लिक्विड हैं जो मिसिबल हैं, लेकिन उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए। ये बात होनी चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो। तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। क्या करते हैं, आप जैसे ही उसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले वेपर्स में चेंज हो जाएगा, दूसरा आपके पास नीचे वेसल में बच जाएगा। तो ये ऐसा मेथड है जिसमें लिक्विड वेपर या गैस में चेंज हो जाता है। कब? जब आप इसको हीट करेंगे। और ये रिवर्सिबल भी है, दोनों तरफ है। यानी कि जब आप इसको कूल करेंगे तो वेपर्स फिर किस में चेंज हो जाएंगे? लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। कंडेंस करने के लिए, क्योंकि वेपर्स को जब आप लिक्विड में बनाएंगे तो उनको ठंडा करना पड़ेगा, कंडेंस करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस के लिए एक कंडेंसर का यूज़ कर लेते हैं। एमसीक्यू में आपसे पूछ सकते हैं, उसका नाम है लाइबिग कंडेंसर। तो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो, मिसिबल लिक्विड्स होते हैं वो इससे अलग किए जाते हैं। अच्छा, कई बार ये होता है कि एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं मिक्सचर में। अगर ऐसा हो तो उनके फिर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होंगे, तो उनको हम यूज़ करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस मेथड से यूज़ करेंगे। जैसे पेट्रोलियम जो होता है, कच्चा तेल जो निकाला जाता है, इसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, ये सारे के सारे पेट्रोलियम के ही कंपोनेंट्स होते हैं। तो इनको अलग किया जाता है कौन से मेथड से? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें क्या होता है, अलग अलग टेम्परेचर्स पर इसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा। नेक्स्ट है बाई सेपरेटिंग फनल। तो मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेटिंग फनल से भी दूर कर सकते हैं। कैसे लिक्विड्स? याद रखना है आपको, इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल मीन्स जो मिक्स नहीं होते हैं अच्छी तरह से आपस में, वो इमिसिबल हैं। मिसिबल होता है मिक्स, तो इमिसिबल है। ये डिपेंड करेगा इनकी डेंसिटीज़ के ऊपर, यानी कि डेंसिटीज़ अलग अलग होनी चाहिए। जैसे कि आपको दे दिया जाए केरोसिन ऑयल एंड वाटर, इनका अगर सॉल्यूशन हो तो आप सेपरेटिंग फनल से उसको अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है क्रोमेटोग्राफी। तो ये जो क्रोमा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, यूनानी भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है कलर। तो क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, ये आप +2 में डिटेल से पढ़ेंगे, पूरी यूनिट आएगी सरफेस केमिस्ट्री, वहाँ आप इसको पढ़ने वाले हैं। आइडिया मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। एक टर्म है एडजॉर्प्शन, एक होती है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मीन्स अंदर सोख लेता है। जैसे कि आपके पास रुई है, तो पानी या लिक्विड कोई भी है तो रुई क्या करेगी, जो वूल है वो उसको अपने अंदर सोख लेती है। एक होता है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या होता है, जब सरफेस के ऊपर, मान लिया ये किसी सॉलिड का सरफेस है या मेटल का सरफेस है, इसके ऊपर लिक्विड या गैस पार्टिकल्स को ये यहाँ चिपका लेता है, इसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन, ना कि एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर 2 चीज़ें होगी, एक तो ये मेटल का सरफेस या सॉलिड का सरफेस, ये जो मेटल का जो सरफेस है या सॉलिड, इसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट, और ये जो आके चिपक गया है इसको बोलते हैं एडजॉर्बेट। जैसे कि ये गिलास है, इसमें आपने आइस का वाटर ले लिया बिल्कुल ठंडा, तो आप ये देखेंगे कि सरफेस के ऊपर वाटर वेपर्स आके यहाँ बाहर गिलास के चिपक जाते हैं, ये एडजॉर्प्शन है। इसी तरह कोई भी जो दीवार है, मान लिया धुआं कहीं फैक्ट्री है और कुछ है तो वो चिपक जाता है दीवार से, वो क्या है? एडजॉर्प्शन है। एंड सो ऑन, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं।
कुछ बहुत अच्छे एडजॉर्बेंट होते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड एक अच्छा एडजॉर्बेंट है, जैसे सिलिका जेल एक अच्छा एडजॉर्बेंट है, जैसे चारकोल एक अच्छा एडजॉर्बेंट है। एडजॉर्बेंट कौन? जिसका सरफेस है उसके ऊपर जो आके चिपकेगा वो क्या है? एडजॉर्बेट। तो इस बेस के ऊपर होती है क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है, कोई सूटेबल एडजॉर्बेंट लेते हैं और जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या करेंगे, उस एडजॉर्बेंट के ऊपर चिपक जाएंगे, यानी कि एडजॉर्प्शन हो जाएगा और उसको अलग अलग कर दिया जाता है। जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं तो उसमें डिफरेंट जो कलर्स हैं, इंक या जो भी हमने यूज़ करना है उसके अलग अलग यूज़, यानी कि अलग अलग एडजॉर्प्शन उसका हो जाता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक सेपरेशन। जाहिर सी बात है इसमें जो कंपोनेंट्स हैं, वन ऑफ द कंपोनेंट शुड बी मैग्नेटिक। एक कंपोनेंट मैग्नेटिक होना चाहिए जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो, यानी कि उससे चिपक जाए, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो कैसा होना चाहिए? नॉन मैग्नेटिक। जैसे हमने मान लिया यूज़ करना है मेथड और हमें दिया हुआ है आयरन एंड सल्फ़र। आयरन और सल्फ़र का मिक्सचर आपको दिया हुआ है और आपको इन दोनों को अलग अलग करना है। तो आयरन क्या करता है, मैग्नेट से चिपक सकता है, तो हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज़ करेंगे। आयरन मैग्नेट से चिपक जाएगा, सल्फ़र वहाँ पर रह जाएगा। हालांकि ये 10th 12th में फिर आगे भी हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। जो ओर्स होते हैं, मेटल्स जो हैं, उनके लिए भी यूज़ करते हैं कि भाई इस तरह से रोलर्स लो, इसके ऊपर बेल्ट घूमती रहेगी, एक के अंदर मैग्नेट फिट कर दो आप, यहाँ से पाउडर की फॉर्म में आप ये डाल दें, पाउडर बना लें जिसमें मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक चीज़ें हैं, फिर इसको यहाँ ट्रैवल करवाओ, घुमा दो, तो मैग्नेटिक चीज़ें इसके साथ चिपकती हुई रहेंगी, तो वो ये अलग ढेर में इकट्ठी हो जाएंगी। जो नॉन मैग्नेटिक हैं वो सीधी गिर जाएंगी। तो अलग अलग हीप्स यानी कि ढेर आपके पास आ जाएंगे और आप इन दोनों कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। तो नेक्स्ट मेथड अपना क्रिस्टलाइजेशन। इसमें क्या करते हैं, जो प्योर सोलूबल सब्सटेंस होता है उसको क्या करते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में अलग कर लेते हैं। तो उसका हॉट सॉल्यूशन बनाते हैं, हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके बाद क्रिस्टल की फॉर्म में वो अलग हो जाता है। तो क्रिस्टलाइजेशन इसीलिए इसको बोल रहे हैं। अब ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, ये पूछ सकते हैं आपसे, जनरल सा क्वेश्चन है कि रिवर वाटर है या लेक वाटर है। वहाँ से जो सिटीज़ जितने भी होते हैं वहाँ सप्लाई किया जाता है पीने के लिए ड्रिंकिंग वाटर, लेकिन ये जो ड्रिंकिंग वाटर है ये पीने लायक नहीं होता अगर ये डायरेक्ट ऐसा का ऐसा भेज दिया जाए। इसलिए रिवर वाटर है या फिर लेक्स का वाटर है, पहले इसको ट्रीट किया जाता है, इस लायक बनाया जाता है कि इसको पिया जा सके। तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, वो 4 स्टेप्स हैं अपने पास। पहले क्या होता है, सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन का मतलब ये है कि जब रिवर से या लेक से वाटर है तो इसके अंदर क्या है, बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, सस्पेंशन की फॉर्म में है। तो थोड़ी सी देर आप इसको एज इट इज़ इस टैंक में रखेंगे, यानी कि रख देना है। हालांकि ये लार्ज स्केल पर होता है सारा काम। तो इससे क्या होगा, ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं ना, ये सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो जो सस्पेंशन की फॉर्म में, जो जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है। इसके बाद इस वाटर को आप लोडिंग टैंक के अंदर लेकर आएंगे। वहाँ पर क्या होना है, इसके अंदर आप एलम, जो फिटकरी होती है एलम, वो सब्सटेंस आप मिलाएंगे, जिसकी वजह से लोडिंग का मतलब ही क्या है, लोड बढ़ा देना। मींस जो पार्टिकल्स हैं, जैसे क्ले है, तो ऐसे ऐसे जो पार्टिकल्स वाटर के अंदर है ना, उनके ऊपर आके, ये माने आप देसी भाषा में ये समझ ले कि उनके ऊपर आके ये एलम बैठ जाएगा। जब उनके ऊपर सवारी कर ली इसने तो वो भारी हो गए, भारी होके वो क्या करेंगे, फिर वो भी नीचे बैठेंगे। इसके बाद आप इस वाटर को लेकर आएंगे फिल्ट्रेशन टैंक के अंदर, और इसमें 3 लेवल्स होंगे। बॉटम के ऊपर है कोर्स ग्रेवल, मोटे मोटे से, जो कोर्स यानी कि मोटे कंकड़ टाइप। फिर है फाइन ग्रेवल, ये मिडल में, और टॉप लेयर किसकी होगी, फाइन सैंड, बिल्कुल जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं रेत के, वो। यहाँ से जब आप वाटर को गुजारेंगे तो उसकी फिल्ट्रेशन हो जाएगी
अब बच गए बैक्टीरिया या जर्म्स, बाकी चीज़ें। पानी अब साफ़ हो चुका है, लेकिन बैक्टीरिया जर्म्स उसके अंदर हैं जो बीमारी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे? क्लोरीनेशन। इसके लिए आप ब्लीचिंग करें इसकी, या फिर ओजोन गैस। जब आप इसमें से पास करेंगे तो वाटर प्योर हो जाता है और फिर इसको ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए सप्लाई किया जाता है। अब कहीं आपसे ये पूछ ले ब्लीचिंग या ओजोन या क्लोरीनेशन, यानी कि क्लोरीन जो आप मिलाते हैं तो ये क्या करता है, इसका ब्लीचिंग एक्शन क्यों होता है? जैसे ओजोन की हम बात करें तो ओजोन होता है O3, O2 अलग, और ये नेसेंट ऑक्सीजन बनेगी जो अकेली है। तो ये जो एक्शन है इसका कि पानी को साफ करता है या ब्लीचिंग है, ये किसके कारण है? ये है नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट होता है नई या ताज़ा बनी हुई, तो ये जो ऑक्सीजन है इसके कारण होगा। क्लोरीन का भी ऐसा ही होता है, क्लोरीन भी ऐसे नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है O2 के साथ मिलके। लास्ट मेथड है सेपरेशन ऑफ गैसेज। तो बिल्कुल आसान सी बात, अपने पास एयर है, एयर आपको पता है मिक्सचर ऑफ गैसेज होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गोन, हाइड्रोजन, हीलियम, बहुत सारी गैसेज एयर के अंदर होती हैं। तो पहले तो आप उसको लिक्विफाई करेंगे, टेम्परेचर कम करें, प्रेशर बढ़ाएं तो लिक्विफाइड एयर आएगी। इसका आप क्या करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या होता है इसमें? अलग अलग टेम्परेचर पर कंपोनेंट्स अलग अलग होते हैं। तो नाइट्रोजन लीस्ट बॉइलिंग है, ये अलग होगी। आर्गन है, ऑक्सीजन मैक्सिमम बॉइलिंग है, ये अलग होगी। तो ये कुछ मेथड्स पढ़े। अब हालांकि यहाँ कुछ लिख दिया है हमने बहुत कुछ, फिर भी कुछ बचे तो आपको पता है कि इसके नोट्स अवेलेबल हैं वेबसाइट पर, आप वहाँ से लेकर अच्छी तरह से इनकी तैयारी कर सकते हैं। आखिर में चलते चलते हम डिस्कस करेंगे फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। बड़ा जनरल सा टॉपिक है, लेकिन सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा। थोड़ी बहुत बात उसके बारे में भी अब करते हैं। तो अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो आसान सा है, प्राइमरी क्लासेज से आता आ रहा है, फिर भी यहाँ पर जिक्र है, और कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। यही जो 2-3 प्रोसेसेस हैं इनका पूछ लेते हैं कि ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। तो जैसे कि बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये फिजिकल चेंज है। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम एक फिजिकल चेंज है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ये फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है? केमिकल चेंज है। अभी ये क्यों है ये अभी पढ़ने वाले हैं। या फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर का बनना, ये क्या है? एक केमिकल चेंज है। तो देखिए क्या होता है, कुछ बातें जो आपको याद रखने के बारे में। फिजिकल चेंजेस में क्या है? कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। जैसे वाटर आपके पास है, आपने बॉयल किया तो वेपर्स में चेंज होगा। अगर आप उसका टेम्परेचर कम करेंगे तो फिर से वो क्या बनेगा? वाटर ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। वेपर्स हैं, आप उसको कूल कर दें तो ऐसा नहीं होगा कि कोई नई चीज़ बन जाए, उससे वाटर ही बनेगा। तो इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। इसमें नया सब्सटेंस बनता है केमिकल चेंज में। जैसे कि बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल यानी कि वैक्स, मोम, आपने उसको जला दिया, वो CO2 कंबशन होगा, यानी कि CO2H2 इनमें चेंज होगा। तो अब ये आप वापस रिवर्स इसको नहीं कर सकते हैं कि CO2 और H2O को आप कहें कि फिर से आप कैंडल बन जाओ, ऐसा नहीं होगा। तो इसमें नया सब्सटेंस बन गया, पहले वाला बचा ही नहीं है। दूसरी बात, इसमें एनर्जी का नो नेट एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ एनर्जी। एनर्जी ना इसमें ली जाती है ना दी जाती। नेट जो है वैसे बेशक खर्च हो, लेकिन नेट अगर हम प्रॉफिट की या लॉस की बात करें तो वो कुछ नहीं आएगा इसमें, जबकि इसमें एनर्जी चेंज होते हैं, अकर होते हैं। ये कैसा है? ये एक टेम्परेरी चेंज है, यानी कि इसको आप रिवर्स कर सकते हो। जैसे आपने वाटर को बॉयल किया तो वेपर्स में चेंज होगा, आप इसको कूल करेंगे फिर से वाटर बन सकता है, जबकि ये टेम्परेरी नहीं है। ये कैसा है? ये परमानेंट चेंज होता है। इसमें अगली बात, जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जो किसी भी एलिमेंट के विशेष गुण हैं, वो एज इट इज उसमें बने रहते हैं, चेंज नहीं होते, अनअल्टर्ड रहते हैं, यानी कि चेंज नहीं होते। जबकि इसमें क्या होगा? स्पेसिफिक प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं।
जैसे वाटर की फॉर्मेशन हुई तो हाइड्रोजन का पहले अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे बहुत ज़्यादा कंबस्टिबल होती है। ऑक्सीजन की अलग है कि ये सपोर्टर ऑफ कंबशन होता है, लेकिन दोनों से मिलकर वाटर बना तो इनमें से कोई प्रॉपर्टी वाटर में नहीं है। तो इसमें स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसमें तो रिटेन रहती हैं, इसमें रिटेन नहीं रहती, क्योंकि सब्सटेंस ही न्यू बन गया तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी अब नई ही आएंगी। इसके बाद यही बातें मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़ के बारे में, यानी कि इसकी कलर, स्टेट, ये चीज़ें तो चेंज हो सकती हैं, लेकिन जो मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या रहेंगी, वो सेम बनी रहती हैं। जबकि इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। तो ये था अपना सेकंड चैप्टर 9th क्लास का। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। इसके बाद शुरू करेंगे तीसरा चैप्टर।